लेक्चर नंबर 14 हमारा और चैप्टर 4 चल रहा है जो कि रिलेट करता है फ्री कंसेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट। इसमें हमने फ्री कंसेंट वाला सेक्शन स्टार्ट किया था जिसमें फ्री कंसेंट ना होने की 5 रीजंस थे। कल के लेक्चर में हमने 2 रीजंस पढ़ ली थी, कौन कौन सी? कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। आगे चलने से पहले कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए जी। क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 2 कह रहे डज नॉट मैटर वेदर पाकिस्तान पिनल कोड वाज इन्फोर्सेबल व्हेन क्वेश्चन वाज एक्सरसाइज्ड और नॉट। अब कह रहे कल वो ब्रिटिश शिप वाली बात की थी कि अगर क्वेश्चन किसी ऐसी जगह पे एक्सरसाइज की गई है जहां पे पाकिस्तान का कानून अप्लाई नहीं होता, लेकिन वो दोनों पार्टीज पाकिस्तान में आके उस चीज के ऊपर केस फाइल करते हैं, तो क्या पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसे क्वेश्चन माना जाएगा? तो भाई यस माना जाएगा। ठीक है, असल में चूंकि हर मुल्क का कानून फर्क होता है तो मे भी कोई चीज पाकिस्तान के कानून के मुताबिक क्वेश्चन हो लेकिन ब्रिटिश लॉ के मुताबिक क्वेश्चन ना हो, तो वो ये कहता है अगर पाकिस्तान में आके आपने केस फाइल किया ना तो फैसला इस चीज के ऊपर होगा कि क्वेश्चन पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक है कि नहीं, एक्सरसाइज हुई कि नहीं। इसे मैटर नहीं करता प्लेस कौन सी थी, प्लेस चाहे पाकिस्तान की हो या पाकिस्तान से बाहर, क्वेश्चन एक्सरसाइज हुई तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। क्लियर हो गया? वो कल वो अमीर और फकीर वाली केस स्टडी थी जो हमने की थी, वो इसी के ऊपर बेस कर रहे थे जी। और कोई क्वेश्चन? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट का रिस्टोर का मतलब है कि पहले वाली पोजीशन पे वापस आना। यानी अगर कोई भी वाइड कॉन्ट्रैक्ट किया बाद में वाइड हो गया या वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था जो पार्टी ने रिसेंड कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो असूल ये होता है कि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म तो नहीं होगा, लेकिन अगर पार्टीज ने एक दूसरे को कुछ एडवांस वगैरह दिया हुआ है तो वो रिटर्न होगा। ठीक है, वो रिटर्न होगा। जैसे फर्ज कीजिए हमें किसी ने गाड़ी खरीदने के लिए हमसे 1 लाख रुपया एडवांस ले लिया और गाड़ी की डिलीवरी करनी थी नेक्स्ट संडे को, लेकिन उससे पहले गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, डिस्ट्रॉय हो गई। अब ये एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट था अब इम्पॉसिबल हो गया, वाइड हो गया, लेकिन क्या उसे हमारा एडवांस वापस करना चाहिए? ये एडवांस वापस करने को कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। लॉ कहता है जो जब कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाए तो फिर उसके अब वो पूरा तो नहीं किया जाएगा, लेकिन ऑलरेडी जो पार्टीज ने एक दूसरे से बेनिफिट लिया है उसको रिस्टोर किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये कल एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा था कि सर हमें ये पता नहीं चलता कि किस जगह पे वाइड एग्रीमेंट की टर्म यूज करें, किस जगह पे वाइड कॉन्ट्रैक्ट की टर्म यूज करें। तो ये अहम नहीं है जब तक स्पेसिफिकली हमसे आई ना पूछे कि बताओ वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है। अगर स्पेसिफिकली पूछा फिर हम उसे बताएंगे कि वाइड एग्रीमेंट वो है जो पहले दिन से ही वाइड है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो पहले वैलिड था बाद में वाइड हुआ। लेकिन केस स्टडी सॉल्व करते हुए आप चाहे वाइड एग्रीमेंट की टर्म यूज कर लें चाहे वाइड कॉन्ट्रैक्ट, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ेगा कि आपने केस स्टडी में उसे वाइड कहा है, वाइडेबल कहा है या कि वैलिड कहा है। आपके इस डिसीजन से फर्क पड़ेगा। वर्ड एग्रीमेंट यूज किया या कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज किया, केस स्टडी सॉल्व करते हुए या इवन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी छापते हुए इस लफ्ज से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब स्पेसिफिकली हमसे पूछ ले कि बताओ दोनों में क्या फर्क है, तब हम उसको ये फर्क बताएंगे, वरना आम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में हम कुछ ज्यादा फर्क नहीं रखेंगे। कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, इस चीज की वजह से आपका कंसेप्ट गलत नहीं होगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की बजाय एग्रीमेंट या एग्रीमेंट की बजाय कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, जहां पे वो कंसेप्ट ही ये टेस्ट कर रहा है कि इन दोनों में फर्क क्या है, वहां पे हम फर्क रखेंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? चलिए, और भी क्वेश्चन? जी जी जी। हाँ, हमने ये पढ़ा था कि अगर अनड्यू क्वेश्चन में तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में वो कहता है कि जी कोर्ट चाहे तो इसको फुल्ली एब्सोल्युटली नलीफाई कर सकता है इस एग्रीमेंट को, और चाहे कंडीशनली या पार्शली कुछ कंडीशंस के मुताबिक। वो असल में डिपेंड करता है हालात के मुताबिक। इसके मैंने एग्जांपल दी थी, अगर फर्ज कीजिए कोई एक ट्रांजैक्शन हुई और बेवा के साथ और उसने कुछ पैसे खर्च कर लिए। अब इस सिचुएशन में हालांकि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड हो सकता है, लेकिन रिसेंड करने पे वो पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि बेनिफिट्स को रिस्टोर कर सके। तो फिर कोर्ट क्या ऑर्डर करता है? फिर कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि चले जितनी पोजीशन आप रिस्टोर नहीं कर सकते ना, उतनी के तो ट्रांजैक्शन समझे हो गई, बाकी को सिर्फ रिवर्स करेगा। ठीक है, क्योंकि अब वो पार्टी इस पोजीशन में नहीं कि बेनिफिट्स को रिस्टोर कर सके। बेसिकली ये एग्जांपल में यही काम की चीज थी कि अब वो पार्टी चूंकि पुअर है, पैसे खर्च कर चुकी है, अब इस पोजीशन में नहीं कि वो उसको रिस्टोर कर सके। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, फुल्ली फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स नहीं करवाएगा, बल्कि पार्शली, यानी जितने पैसे उसके पास है बेवा के पास उतने रिवर्स देके उतनी लैंड रिकवर करवा के दे दी जाएगी इसको। और कोई क्वेश्चन? जी। एग्रीड पार्टी कैन आल्सो क्लेम डैमेजेस, ये इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है।
इसको अभी ना कीजिए, इसको अभी ना कीजिए। डैमेजेस की तरफ मैं भी नहीं लेके जाना चाह रहा, डैमेजेस का अलग से टॉपिक आएगा चैप्टर, उसमें आपको बताऊंगा। या चले बेसिक कंसेप्ट देता हूं। सम टाइम हमसे अगर कोई एक होता है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, समझ आ गया। मैंने इनको 1 लाख रुपए एडवांस दिया था गाड़ी का, गाड़ी डैमेज हो गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब ये मुझे 1 लाख वापस देंगे, ये है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, मैंने इनको एडवांस दे दिया, गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई, मैंने कहा जी 1 लाख वापस करो, पैसे वापस कर दूंगा, खर्च हो गया 2 हफ्ते के बाद दे दूंगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है। लॉ यहां पे कहता है, यहां पे फिर चूंकि 2 हफ्ते इन्होंने मेरा पैसा इस्तेमाल किया, तो मैं इनसे एक्स्ट्रा कंपनसेशन वसूल करने का भी हकदार हूंगा इस सिचुएशन में। इसे कहते हैं डैमेजेस। जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है ना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, उसमें एक कंसेप्ट तो ये होता है कि जो लिया दिया वो वापस करना है। फिर दूसरा, अगर किसी पार्टी को कोई माली नुकसान हुआ हो उसकी वजह से, वो भी भरना होता है। उस माली नुकसान भरने को कहते हैं डैमेजेस। आम जुबान में हम उसे कहते हैं कंपनसेशन फॉर लॉस, और लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं डैमेजेस। क्लियर हुई है डैमेज? ठीक। ये बहरहाल अभी तक के कंसेप्ट के लिए इतने रेलिवेंट नहीं है, ये आगे पूरा चैप्टर आएगा, उसमें हम डिटेल डिस्कस करें। और भी क्वेश्चन? जी 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 पूछे। कोई क्वेश्चन नहीं? आज के लेक्चर की तरफ चलें। चलिए, अच्छा कल हमारे एंड पे एक क्वेश्चन रह गया था, हाँ उसको हम आज कंप्लीट, आज के क्वेश्चन के साथ उसको भी अटेंड करेंगे। कंसेप्ट हमारा फ्री कंसेंट में थर्ड एलिमेंट कौन सा? मिस रिप्रेजेंटेशन। इसके साथ फ्रॉड भी है। मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड दोनों मिलते जुलते हैं, एक चीज का फर्क है, एक या 2 चीजों का फर्क है, लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ मैं मिस रिप्रेजेंटेशन कवर करवा रहा हूं। ठीक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव वगैरह लिखे हुए आप नोट कर लीजिए, असाइनमेंट भी आपके सामने प्रेजेंट कर दीजिए। मिस रिप्रेजेंटेशन है क्या? काम की चीज ये है, फिर ये जो 2 पॉइंट है ये सिर्फ डेफिनेशन का हिस्सा याद करने की हद तक डिस्कस कर दूंगा मैं, लेकिन असल कंसेप्ट इन ऊपर वाले पॉइंट्स में छुपा है। मिस रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं? जब कोई एक पर्सन स्टेटमेंट देता है, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात करता है किसी चीज के बारे में, और वो स्टेटमेंट गलत है। एक पर्सन ने स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट गलत है, बट पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू। लेकिन जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है उसके ख्याल में ये स्टेटमेंट ठीक है, यानी वो स्टेटमेंट गलत दे रहा है लेकिन जानबूझ के नहीं, अनजाने में। इसको कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड दोनों में ये पॉइंट कॉमन है ऊपर वाले। फ्रॉड की भी जब डेफिनेशन पढ़ेंगे ना आप, यही कहेगा कि पर्सन गिव्स ए स्टेटमेंट, फिर कहेगा स्टेटमेंट इज फॉल्स, लेकिन तीसरा पॉइंट बदल जाएगा फ्रॉड के केस में। हाँ, तीसरे में लिखा पर्सन बिलीव्स इट टू बी फॉल्स, यानी अगर किसी बंदे को पता है कि मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं ये गलत है, फिर भी वो स्टेटमेंट देता है, ये फ्रॉड है। लेकिन अगर कोई पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है और उसे नहीं पता वो स्टेटमेंट गलत है, तो ये क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। फर्ज कीजिए मैं अपनी गाड़ी बेचने के लिए जाता हूं और मेरी गाड़ी जो है वो एक्सीडेंटल गाड़ी है और मुझे पता है एक्सीडेंट हुआ इसका। अब मैं थर्ड पार्टी को ये कहता हूं कि ये एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है, ये क्या है? ये फ्रॉड है। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर मेरे पास मोबाइल है वो मेड इन चाइना है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं ये समझ के खरीदा हुआ मैंने कि ये मेड इन जापान है, और मैं आगे किसी पार्टी को सेल करते हुए कहता हूं ये मेड इन जापान है, असल में मेड इन चाइना है लेकिन मुझे नहीं पता, ये क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड है दोनों में गलत स्टेटमेंट, लेकिन फर्क किस चीज का है? कि जो बंदा पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उसे उसका नॉलेज है कि नहीं। जानबूझ के गलत स्टेटमेंट देंगे फ्रॉड, अनजाने में गलत स्टेटमेंट देंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। आगे चलते हैं। ये तो एक, फिर इसके बाद डेफिनेशन के तौर पे कहता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अगर आप कोई एडवांटेज हासिल करें ब्रीच ऑफ ड्यूटी के जरिए, ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन है। और जब आप मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर के हवाले से कोई मिस्टेक कर लें, ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, फॉर एग्जांपल ये भाईजान मेरा बिजनेस खरीदना चाह रहे हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर बिजनेस जो है उसके एनुअल उसका रेवेन्यू कितना है। मैंने कहता हूं एनुअल रेवेन्यू 5 करोड़ है। ठीक है, इन्होंने इंफॉर्मेशन ले ली, उसके हफ्ते बाद ये एग्रीमेंट करने के लिए आए, लेकिन उस हफ्ते के दौरान में रेवेन्यू गिर के 4 करोड़ पे चला गया। अब मैंने इनको नहीं बताया, ठीक है, और ये हालांकि मुझे बता दो क्योंकि अभी उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया था। ठीक है, इन्होंने फिर आए और कहा सर सेल्स वैसे ही चल रही है, मैं कहा वैसे ही चल। अब अगर मुझे खुद से बताना चाहिए था
हालांकि इन्होंने पूछा मुझसे, और दूसरी दफा जब ये डील फाइनल करने आए ना, तब उन्होंने नहीं पूछा। दूसरी दफा, पहली दफा पूछा मैंने, उस वक्त उन्हें बता दिया उन्हें कि जी 5 करोड़ की से। दूसरी दफा जब डील करने के लिए आए, इन्होंने, क्या मेरी ड्यूटी नहीं बनती इनको बना दूं? तो अगर मैं नहीं बताता इनको तो ये क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। फिर मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर, यानी सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है? जिस चीज की सेल परचेज हो रही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, मेड इन जापान, मेड इन चाइना। बाज़ का होता है कुछ ऑब्जेक्ट जिसको डील किया जा रहा है। बाज़ का मार्केट में जब आप जाते हैं तो उसमें डिफरेंट क्वालिटी, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, आपने शायद इसका की टर्म सुनी हो। अगर एक प्रोडक्ट है, कस्टमर आया कहने लगा सर ये किस क्वालिटी की है, मैंने कहा जी ए क्वालिटी की है, असल में बी क्वालिटी की थी, मुझे नहीं पता। ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये क्या है? मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर। असल में ये दोनों एग्जाम्पल भी इसमें कवर हो जाती है, ये दोनों भी इसमें कवर, अलग से जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि डेफिनेशन में उसने हिस्सा बना दिया तीनों पॉइंट, तो इसलिए मैं तीनों पॉइंट आपको बता रहा हूं। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा। मिस रिप्रेजेंटेशन के तीनों पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। लेकिन केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आपके लिए सिर्फ यही जानना जरूरी है कि एक बंदे ने स्टेटमेंट दी, एक पार्टी ने, स्टेटमेंट गलत है, लेकिन वो बंदा स्टेटमेंट देने वाला क्या समझ रहा है? ठीक। इसी के ऊपर आपका सारा सिलेबस चलेगा। क्लियर? लेकिन अगर फर्ज कीजिए डेफिनेशन पूछ सकता है जिसके चांसेस कम है, तो आपने ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी और मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर वाला पॉइंट भी लिखना है, वरना इसको आप इग्नोर भी कर दें तो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिस रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया? फ्रॉड भी पढ़ाया नहीं, लेकिन फ्रॉड के साथ फर्क बता दिया क्या है, स्टेटमेंट देने वाले को पता है कि नहीं। अब आगे चलते हैं इससे। जी सर, आपने कहा है कि एग्रीमेंट से पहले 5 करोड़ था रेट, जी जी, तो एग्रीमेंट करने आया तो उससे पहले हफ्ते के अंदर 4 करोड़ हो गया, लेकिन एग्रीमेंट हो गया, उसे पता है 5 करोड़, तो ये फ्रॉड भी नहीं आ रहा। हाँ देखिए, इसलिए मैंने कहा था कि उसने पूछा नहीं। अगर तो वो एग्रीमेंट करने के लिए आता है बंदा, पहले हमारी, उसने मेरे से पूछा एनुअल रेवेन्यू कितना है, मैंने कहा 5 करोड़। अब कुछ अरसे के बाद वो मेरे पास एग्रीमेंट करने के लिए आया, अब मुझे पता चल गया कि ये 4 करोड़ रेवेन्यू गिर चुका है कुछ रीजंस की वजह से। अब अगर वो मेरे से पूछता है कि बताओ अब इस वक्त कितना रेवेन्यू है, तो मैं उसे 5 करोड़ ही बताता हूं, तो ये फ्रॉड है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, ये मैं गलत स्टेटमेंट दी उसको। लेकिन फर्ज कीजिए मुझे पता है कि वो इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कर रहा है और उसने मुझसे पहले इंफॉर्मेशन पूछी हुई है, उसने मेरे से पहले इंफॉर्मेशन, तो मुझे पता है कि उसके लिए ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, और वही अज्यूम कर रहा है मेरी स्टेटमेंट की बिहाफ पे कि 5 करोड़ की सेल है, तो मेरी ड्यूटी बनती है उसको बता दूं कि अपडेटेड इंफॉर्मेशन दी है। मैंने पहले उसको इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन अब उस इंफॉर्मेशन में चेंज आ गया, तो मुझे बता देना चाहिए इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। ठीक है, तो मैंने, तो ये ड्यूटी मैंने पूरी नहीं की। ठीक है, लेकिन बहरहाल फिर मैं वही बात करूंगा, इनके ऊपर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर है तो मुझे बताया, आगे चलो, आगे चलते हैं। इसेंशियल्स क्या है? अच्छा, कोर्ट में जब किसी भी चीज को हमने प्रूफ करना होता है ना, तो हमें उसके एसेंशियल्स को प्रूफ करना होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन का केस अगर आप कोर्ट में लेके जाते हैं और जीतना चाहते हैं, तो आपको ये एसेंशियल्स प्रूफ करने पड़ेंगे। इसमें पहला एसेंशियल्स क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए बाय ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और हिज एजेंट, स्ट्रेंजर की तरफ से नहीं। फर्स्ट कीजिए ये मेरे से पूछना है, सर आपकी फैक्ट्री खरीदना चाहते हैं, मैं कहा बिल्कुल ठीक है, इसमें यूनिट्स कितने मैन्युफैक्चर होते हैं, मैं कहता हूं 1 लाख यूनिट। ठीक है, असल में यूनिट्स 2 लाख मैन्युफैक्चर, असल में यूनिट 50,000 मैन्युफैक्चर होते हैं, मैंने कितने कह दिया? अगर जानबूझ के कहा तो फ्रॉड, अनजाने में कहा तो मिस रिप्रेजेंट। अच्छा, इन्होंने मेरे से नहीं पूछा, अपने किसी दोस्त से पूछा, यार ये जो फैक्ट्री है इसमें तुम्हारे ख्याल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते होंगे, उसने कहा 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस होते होंगे। इस स्टेटमेंट की बेस पे उसने मेरी फैक्ट्री खरीद ली, क्या ये मिस रिप्रेजेंटेशन है? नहीं। क्यों मिस रिप्रेजेंटेशन है? क्योंकि मैंने स्टेटमेंट दी ही नहीं है। स्टेटमेंट पार्टी तो ये कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से होनी चाहिए, या अगर उसने कोई सेल एजेंट पॉइंट किया और वो सेल एजेंट गलत इंफॉर्मेशन देता है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। थर्ड पार्टी अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन दे और उसकी बेस पे कोई डिसीजन करे, याद रखें वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कहलाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि मिस रिप्रेजेंटेशन किस, पहली चीज क्या साबित करनी है? पार्टी की तरफ से हो, जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया। दूसरी चीज, पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू, ये और ये फोर्थ, ये मिलते जुलते हैं। पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू का मतलब क्या है? कि जो पर्सन ये स्टेटमेंट दे रहा है उसके ख्याल में ये सही स्टेटमेंट है। अगर ये फॉल्स कर दे इधर, फिर ये फ्रॉड बन जाएगा। ठीक है, फिर केस जो लगेगा वो फ्रॉड के कंटेक्स्ट में लगेगा। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के कॉन्सिक्वेंसेस में एक फर्क है, जो कल फ्रॉड वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा, वरना हमको अलग-अलग करने की जरूरत नहीं थी। मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड दोनों को इकट्ठा करके पढ़े होते हैं। पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू। थर्ड पॉइंट, अच्छा सॉरी, फोर्थ साथ मिलता है, इंटेंशन टू मेक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए डिसेप्शन। इसमें पार्टी की इंटेंशन क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, लेकिन नियत धोखा देने की नहीं है।
अगर यहां पे लिखा होता ना कि पार्टी को पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है और फिर भी वो गलत है, तो फिर यहां पे क्या होता कि इंटेंशन है धोखा देने की। तो ये इनोसेंट स्टेटमेंट है जिसमें धोखा देने की नीयत नहीं थी, लेकिन जाहिर अगली पार्टी को धोखा तो हो गया, उसके साथ नीयत नहीं थी। रिलेट्स टू ए फैक्ट नॉट ओपिनियन। अब जरा अल्फाज गौर से सुनिएगा। केस स्टडी में ये एक दो लफ्ज होते हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट मार खा जाते हैं। आपने दो स्टेटमेंट दे रहे हो, दोनों में फर्क बताना। इन्होंने पूछा सर आपकी फैक्ट्री खरीदना चाहते हैं, कितने यूनिट प्रोड्यूस होते हैं? पहली स्टेटमेंट 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी स्टेटमेंट मेरे ख्याल में तकरीबन 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। दोनों में फर्क है कि नहीं? फर्क है। पहली वाली स्टेटमेंट है फैक्चुअल स्टेटमेंट, दूसरी वाली स्टेटमेंट है ओपिनियन कि मेरे ख्याल में। इसका मतलब ये होता है मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है, फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट फैक्चुअल होनी चाहिए। अगर आपने कोई अपने ओपिनियन दिया है तो फिर वो वैलिड नहीं होगा, वो मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। इसी तरह का एक केस था, दो, मैंने शायद पहले डिस्कस किया है, दो सेठ आपस में बात कर रहे थे और एक दूसरे से कह रहा था यार मैं सोच रहा हूं कि जिस बंदे के साथ अपनी बेटी की शादी करूं ना, अपनी फैक्ट्री उसके नाम पे ट्रांसफर कर दूं। अब मैनेजर करीब खड़ा सुन रहा था, उसने बाद में हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कहानी शानी अपनी जो भी लगा के शादी कर ली। उसके बाद उसने सेठ साहब से कहा जी फैक्ट्री तो मेरे नाम पे लगाए जो आपने कहा था। सेठ साहब ने कहा कौन सी फैक्ट्री? कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, भाग जाओ। मैनेजर ने केस कर दिया। बताइए क्या ये केस मैनेजर जीत सकता है? क्यों? उसने ओपिनियन दिया था, मैं सोच रहा हूं कि ये काम कर दो। उसने ऑफर तो नहीं दी थी कि भाई ऑफर तो ये होती है अगर वो मैनेजर को कहता अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो मैं फैक्ट्री तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। ये है फैक्चुअल स्टेटमेंट या ऑफर। सिर्फ सोचना कि मैं सोच रहा हूं ऐसा करूंगा, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है। लॉ कहता है मिसरिप्रेजेंटेशन में भी फैक्ट होना चाहिए, फैक्चुअल स्टेटमेंट। अगर सिर्फ ओपिनियन को देता है ना बाजू का, तो वो मिसरिप्रेजेंट और वो बाद में गलत साबित हो जाए, वो मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। फिफ्थ, एक्टेड बाय अदर पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दूसरी पार्टी ने इस रिप्रेजेंटेशन की बेस के ऊपर एक्शन लिया हो, यानी एक्शन लिया है किसकी बेस पे? इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे। इसके 2 पॉइंट हैं। एक, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन थी, एक्शन नहीं लिया, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं। और अगर एक्शन लिया लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे नहीं, तो भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं। बात समझ आई? एग्जांपल से सुने। एक कंपनी ने अपने शेयर बेचने थे। शेयर बेचने के लिए उन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया जिसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि पास्ट में हमारे क्या प्रॉफिट्स वगैरह रहते हैं। पास्ट के प्रॉफिट गलत रिपोर्ट किए गए थे, एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ा के पेश किए गए थे। मैंने प्रोस्पेक्टस लिया लेकिन इस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे और कंपनी के खिलाफ केस कर दिया कि जी देखिए इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की है या मिस रिप्रेजेंटेशन, वो डिपेंड करता है जानबूझ के किया कि अनजाने में किया। मुझे इनसे कंपनसेशन लेके दें, इन्हें कहे मुझे डैमेजेस पे करें। क्या मैं मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड का केस जीत जाऊंगा? क्यों नहीं? तो एक्शन ही नहीं लिया। अच्छा, अगर एक्शन लिया लेकिन इसकी बेस पे नहीं, फर्ज कीजिए कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसमें पिछले साल का प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के बयान किया हुआ था। प्रोस्पेक्टस मेरे सामने है, मैंने प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ा। मेरा एक दोस्त है ब्रोकर, मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा भाई किस कंपनी का शेयर खरीदूं? उसने कहा ये कंपनी है, इसके शेयर खरीद लो। मैंने शेयर खरीदे, बाद में प्राइस डाउन चली गई। फिर मुझे पता चला वो प्रोस्पेक्टस में तो उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी हुई है। अब मैंने केस फाइल किया, क्या मैं केस जीत जाऊंगा? सोचे बताइएगा, केस जीत जाऊंगा? क्यों नहीं? केस क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि मेरा एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं था, मैंने किसी दूसरी स्टेटमेंट की बेस पे, किसी दूसरी बेसिस के ऊपर एक्शन लिया था। भाई ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? चले कॉन्ट्रैक्ट, एक और रियल केस आपके सामने रखता हूं। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पता है 1802 में, तो उसमें बाजू का तो घोड़े गधों वाली एग्जांपल भी डिस्कस करता है। पुराने जमाने में जब घोड़े दिखते थे तो उनके साथ कुछ घोड़े पागल भी हो जाते थे, उनके साथ ना फिर सेल के वक्त में एक सर्टिफिकेट लगाना होता था डॉक्टर की तरफ से कि ये घोड़ा बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक बंदे ने घोड़े बेचता था और हर घोड़े के साथ उसने सर्टिफिकेट लगाया हुआ था। सर्टिफिकेट जाली था। अब जो बंदा घोड़ा खरीदने आया उसने सर्टिफिकेट को नहीं देखा, बस घोड़े को देख के चेक करके खरीद के चला गया। बाद में पता चला वो घोड़ा पागल था। क्या ये एग्रीमेंट कैंसिल किया जा सकता है मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड की बेस पे? क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं। जो उसने एक्ट किया वो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो ये याद रखिए, रिप्रेजेंटेशन की बेस पे एक्ट करना भी जरूरी है। जब ये 5 एसेंशियल्स पूरे हो जाएंगे, इसका मतलब है मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई, अब एग्रीमेंट आपके लिए वॉइडेबल है। क्लियर हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन किसकी तरफ से होनी चाहिए? पार्टी की तरफ से। जो से क्या समझ रही हो?
ट्रू, सही समझ रही है, और ये फैक्चुअल होनी चाहिए, ओपिनियन नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर एक्शन भी लिया गया हो, और इंटेंशन क्या हो कि कॉन्ट्रैक्ट तो करना है लेकिन धोखा नहीं देना। क्लियर? अब आगे चलते हैं। वो कहता है इफेक्ट क्या होगा मिस रिप्रेजेंटेशन का? एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी कौन सी होगी हमारे केस में? एग्रीव्ड पार्टी जिसने उस चीज को खरीदा। बट नॉट इन फॉलोइंग केसेस, लेकिन ये कुछ केसेस हैं जिनमें एग्रीमेंट वाइडेबल नहीं रहता। यानी आप एग्रीमेंट, हालांकि फ्री कंसेंट नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एग्रीमेंट को रिसेंड नहीं कर सकते। कंसेप्ट समझ आ रहा है? हमने तो ये पढ़ा शुरू से, फ्री कंसेंट नहीं है तो एग्रीमेंट वाइडेबल, लेकिन वो कह रहा है यहां पे फ्री कंसेंट नहीं होगी, स्टिल एग्रीमेंट वाइडेबल नहीं। किन केसेस में, ये हमें बता रहा है वन बाय वन। इनमें से कोई एक केस भी अगर आ गया ना तो एग्रीमेंट वाइडेबल नहीं रहेगा। पहली एग्जांपल, एग्रीव्ड पार्टी कुड हैव डिस्कवर्ड विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। एग्रीव्ड पार्टी असल स्टेटमेंट को ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ, यानी आम लोग भी अगर समझदारी का मुजाहरा करती वो पार्टी, तो वो डिस्कवर कर सकते थे। जैसे फर्ज कीजिए इन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपकी फैक्ट्री में कितने यूनिट प्रोड्यूस होते हैं? मैंने कहा असल में होते हैं 50,000। मैंने कहा 1 लाख। नहीं यकीन तो ये चेक कर ले, ये बुक्स पढ़ी है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इनको चेक कर ले। अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खोल के देखते 5 मिनट में इनको पता चल जाता कि असल यूनिट 1 लाख नहीं 50,000 है। इन्होंने नहीं देखा और एग्रीमेंट कर लिया। क्या अब ये एग्रीमेंट वाइड, बाद में इन्हें पता चला समय तो 50,000 थे, एग्रीमेंट वाइडेबल है? क्योंकि लॉ कहता है ये इनकी नेग्लिजेंस है, इनको चाहिए था। ऑर्डिनरी डिलीजेंस अगर थोड़ी सी भी अक्लमंदी का मुजाहरा करते ना, जो चीज लेने से पहले करनी चाहिए, तो इनको पता चल जाता, और अगर नहीं किया तो फिर वाइडेबल नहीं है। दूसरी चीज, एग्रीव्ड पार्टी डिड नॉट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। ये तो रिलेट करती है इससे कि एग्रीव्ड, यहां पे हमने क्या सीखा था कि एग्रीव्ड पार्टी ने एक्ट किया हो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उसकी बेस पे एक्ट किया। अगर एग्रीव्ड पार्टी ने एक्ट तो किया है लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं, किसी और बेसिस पे, मैंने शेयर तो खरीदे लेकिन कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ के नहीं, बल्कि अपने ब्रोकर दोस्त के मशवरे पे, मेरे लिए फिर ये एग्रीमेंट वाइडेबल नहीं रहा। क्लियर? दो आगे चलते हैं, तीसरी एग्जांपल। जी जी, अब अच्छा हाँ, देखिए प्रूव करने वाला काम, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सर ये सेकंड वाला पॉइंट प्रूव करना मुश्किल नहीं होगा, ये लॉयर्स का काम है। हमने केस स्टडी में वो क्लियरली हमें सारे फैक्ट्स बताता है। देखिए अगर तो हम तैयार हो रहे होते हैं ना प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट में, तो हम प्रोसीजर भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि एविडेंस को प्रूव कैसे करना है, लेकिन हम लॉयर बनने के लिए तैयार नहीं हो रहे। हमने सिर्फ लॉ को अंडरस्टैंड करना है, उसकी कमर्शियल इंप्लीकेशन क्या होगी उसके लिए। ये वकीलों का काम कर लेते होते हैं, वो बड़े सियाने होते हैं। आगे चलते हैं, एग्री पार्टी टेक्स बेनिफिट आफ्टर बिकमिंग अवेयर। जिस फर्स्ट कीजिए, इन्होंने पूछा कितना यूनिट, मैंने कहा 1 लाख। इन्होंने फैक्ट्री खरीद ली, मैंने गलत स्टेटमेंट दी थी, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई अगर मैंने अनजाने में दी है। इन्होंने फैक्ट्री चलाना शुरू की, पता चला तो 50,000 यूनिट होते हैं। लेकिन अच्छा इनको करना क्या चाहिए? अब जिस दिन इनको पता चला कि फैक्ट्री के सर प्रोडक्शन 50,000 यूनिट है, 1 लाख, इनको क्या करना चाहिए? इनको फौरन केस करना चाहिए। इन्होंने केस नहीं किया, 2 महीने 3 महीने फैक्ट्री चलाते रहे। अब उसके बाद 6 महीने बाद जाके इन्होंने मेरे खिलाफ केस किया। लॉ कहता है नहीं, अगर एग्रीव्ड पार्टी मिस रिप्रेजेंटेशन सामने आने के बाद भी उसका फायदा उठाती रहे, तो इसका मतलब है लॉ ये कहता है कि हम ये समझेंगे कि उसको ये ट्रांजैक्शन वारा खाती है, उसके लिए एक्सेप्टेबल है। अब उसके बाद ये ट्रांजैक्शन को कैंसिल नहीं कर सकता। हमारे पास में केस स्टडी है, उसमें वो डिस्कशन करता है, कहता है एक बंदे ने जनरेटर बेचा और उसे कहा कि जनरेटर जो है इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। पार्टी ने जनरेटर खरीदा, बाद में उसमें डिफेक्ट सामने आ गया, मिस रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट कीजिए उस बेचने वाले को नहीं पता था। अब ये जनरेटर वाला, जनरेटर जिसने खरीदा था, जनरेटर लेके दुकानदार के पास आ गया, कहने लगा डिफेक्ट है। दुकानदार ने कहा सर अच्छा ऐसा करते हैं, इसकी रिपेयरिंग करवा लेते हैं, आधा खर्चा मैं देता हूं, आधा आप दीजिएगा। उसने कहा ठीक है, रिपेयरिंग करवाई, आधा खर्चा सेलर ने, आधा बायर ने दिया। रिपेयरिंग के 2 हफ्ते के बाद जनरेटर फिर खराब हो गया। क्या अब बायर इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है? जी बताइए, कैंसिल कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आइडेंटिफाई होने के बाद भी उसने बेनिफिट्स कंटिन्यू किए।
ठीक है, इसको चाहिए था जब पहली दफा इशू सामने आया था उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता। ये समझ आ गया? एग्रीड पार्टी टेक्स बेनिफिट्स आफ्टर बिकमिंग अवेयर। थर्ड, इफ एन इनोसेंट थर्ड पार्टी हैज एक्वायर्ड If an innocent third party has acquired some interest in property, इन्होंने मेरे से फैक्ट्री खरीदी, मैंने कहा 1 लाख यूनिट्स, असल में 50,000 थे, मिस रिप्रेजेंटेशन। इनको जब पता चला, इन्होंने आगे किसी और को भी फैक्ट्री बेच दी, अच्छी कीमत लगी, इन्होंने फैक्ट्री किसी और को बेच दी। अच्छा, दूसरे बंदे को ठीक इन्होंने बेची, मतलब मैंने तो इन्हें कहा था ना कि 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, असल में 50,000 है। इनको एक और बायर मिला, उसने कहा ये मुझे बेच दीजिए, उसने कहा जी प्रोडक्शन 50,000 की, इसने कहा कोई बात नहीं, मुझे 12 खाती है, 50,000 की बेच दे। अब क्या ये भाई मेरे खिलाफ केस करके कोई डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकते हैं मुझसे, या मुझसे ट्रांजैक्शन को कैंसिल करने के लिए कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी आगे एक थर्ड इनोसेंट पार्टी को ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, अब ये मेरे खिलाफ, क्योंकि अब क्या ये अगर फर्ज कीजिए मेरे खिलाफ केस फाइल करते भी है तो ये बेनिफिट्स को रिस्टोर तो नहीं कर सकेंगे, ये फैक्ट्री दोबारा मुझे तो नहीं दे सके, ये तो आगे ट्रांसफर कर चुके हैं। तो इसीलिए अगर कोई इनोसेंट थर्ड पार्टी ने फर्दर उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया तो चाहे पहली ट्रांजैक्शन में मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड था भी, लेकिन चूंकि अब वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हो चुका है तो अब इनके लिए ये ट्रांजैक्शन वाइडेबल नहीं रही, ये आगे उसको बेच चुके हैं। क्लियर? लास्ट, इफ सम, हाँ थोड़ा सा भी बिल्कुल पार्शल भी हो चले। इफ पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, जब कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड होता है, कोर्ट क्या ऑर्डर करता है? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है और पार्टी ने कहा जिसको कैंसिल कर देते हैं, कोर्ट क्या? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। और अगर रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट पॉसिबल ना हो, क्या फिर ये एग्रीमेंट कैंसिल किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। फर्ज कीजिए मैच देखने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ और मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, मैंने चिकन टिक्का ऑर्डर किया, ठीक है। जब पिज्जा आया तो वो चिकन टिक्का नहीं था, वो किसी दूसरी को, वो सीधा चिकन फजीता था, फॉर एग्जांपल बारबेक्यू था। अब मैंने जो ऑर्डर किया पिज्जा वो नहीं था, मैं इस ट्रांजैक्शन को क्या रिसेंड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मैं कहूंगा भाई फोन पे आपने कहा था कोई और पिज्जा भिजवा रहे हैं, आप सामने आए तो कोई और पिज्जा है, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन फर्ज कीजिए कि पिज्जा हमने खा लिया, उसके बाद क्या ये ट्रांजैक्शन मेरे लिए वाइडेबल रही? क्यों वाइडेबल क्यों नहीं रही? पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। अब वो बेनिफिट्स रिस्टोर तो नहीं हो सकते। तो इसीलिए अगर आप प्रॉपर्टी को कंज्यूम कर लेते हैं या प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी वजह से या कोई और रीजन जिसकी वजह से पार्टीज ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर नहीं हो सकती, तो एग्रीमेंट भी वाइडेबल नहीं रहेगा। कुछ को समझ आई? क्विक रिवीजन करते हैं 2 मिनट में। हमने इस चैप्टर 4 में 2 बड़े टॉपिक्स कौन से पढ़ने वाला? फ्री कंसेंट और वाइड एग्रीमेंट। उसकी लिस्ट, फ्री कंसेंट 5 चीजों की वजह से नहीं रहती। वो 5 चीजें कौन सी हैं? कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक। आज के लेक्चर में हमने उसमें से मिस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के कंसेप्ट्स मिलते जुलते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या स्टडी किया? मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि एक पार्टी गलत स्टेटमेंट दे जो कि उसके ख्याल में ठीक है, ठीक है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। मिस रिप्रेजेंटेशन के कुछ एसेंशियल्स हैं, ठीक है। एसेंशियल्स क्या क्या है? पहला एसेंशियल, बाय पार्टी होनी चाहिए, किसी थर्ड पार्टी की तरफ से मिस रिप्रेजेंटेशन होगी वो वैलिड मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरा, पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू, पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके ख्याल में ये सच है, क्योंकि अगर उसके ख्याल में ये गलत है और वो गलत स्टेटमेंट, तो वो फ्रॉड में चली जाएगी, फिर वो मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं रहेगी। लेट्स टू फैक्ट, ओपिनियन नहीं होना चाहिए, फैक्चुअल स्टेटमेंट होनी चाहिए। इंटेंशन क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट करना है धोखा दिए बगैर, धोखा देने की इंटेंशन नहीं। अगर धोखा देने की इंटेंशन होगी तो वो फिर फ्रॉड में चला जाएगा। और लास्ट, कि उस पार्टी ने जिसको स्टेटमेंट दी है इस मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे एक्शन लिया हो। अगर मिस रिप्रेजेंटेशन की बजाय किसी और बेसिस पे एक्शन लिया है तो वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं बनेगी। ये है एसेंशियल्स। फिर इसके बाद कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, नॉर्मली क्या होता है, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन है तो एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। लेकिन कुछ केसेस हैं जिनमें ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहता। कौन से केसेस? पहला, यानी एग्रीड पार्टी कैंसिल करना भी चाहे तो नहीं कर सकती। पहला केस क्या है? अगर एग्रीड पार्टी ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ इस मिस रिप्रेजेंटेशन को आइडेंटिफाई कर सकती थी लेकिन उसने नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वाइडेबल नहीं है। सेकंड, एग्रीड पार्टी ने मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे एक्ट नहीं किया, किसी और फैक्ट की बेस पे एक्ट किया है। थर्ड, एग्रीड पार्टी टेक्स बेनिफिट आफ्टर बिकमिंग अवेयर, पता चल गया उसे मिस रिप्रेजेंटेशन, उसके बावजूद उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना जारी रखा, तो इसका मतलब है उसके लिए एक्सेप्टेंस है। If an innocent third party has acquired some interest in property,
अगर प्रॉपर्टी आगे फर्दर एग्रीड पार्टी ने वो प्रॉपर्टी फर्दर किसी और बंदे को सेल कर दिया तो अब एग्रीड पार्टी के लिए ये एग्रीमेंट वाइडेबल नहीं है और इफ पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू ओरिजिनल पोजीशन। क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए से टेस्ट कर लेते हैं। एक तो हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और दूसरा पता चल जाएगा एग्जाम में हम किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे। पॉज कीजिएगा जी। तो आगाज करते हैं डिस्कशन का। अच्छा, कल के लेक्चर में क्वेश्चन रह गया था, आप बताइए पहले कल वाला क्वेश्चन कर ले कि पहले आज वाले कर ले, एंड पे कर पहले आज? हाँ बिल्कुल, ताकि फ्रेश कंसेप्ट है वो मिक्सिंग ना हो जाए। बिल्कुल सही, ये एंड पे करेंगे, आज के लेक्चर के एंड पे ये वाला क्वेश्चन याद करवा दीजिएगा जी। क्वेश्चन कह रहा है शफीक अबाउट आबिद्स मोटरसाइकिल फैक्ट्री इन फैसलाबाद ऑन आबिद्स रिप्रेजेंटेशन दैट 50,000 मोटरसाइकिल, ये जो क्लास के दरमियान में बार बार एग्जांपल मैंने आपको दी वो बेसिकली इस आईकैप की केस स्टडी पे बेस कर रही थी। दैट 50,000 मोटरसाइकिल आर असेंबल्ड एट हिज फैक्ट्री एनुअली, 50,000 की रिप्रेजेंटेशन थी। शफीक लेटर फाउंड दैट द फैक्ट्री हैज ए कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर 35,000 मोटरसाइकिल ओनली पर एनम। स्टेटमेंट थी 50,000 की, असल कैपेसिटी 35,000 की थी। शफीक नाउ वांट्स टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड दैट हिज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। अच्छा, यहां पे देखिए क्वेश्चन में ऊपर उसने कहीं बताया कि आबिद ने जानबूझ के स्टेटमेंट दी कि अनजाने में, नहीं बताया। लेकिन तो मिसरिप्रेजेंटेशन की तरफ भी जा सकते थे, फ्रॉड की तरफ भी, लेकिन क्वेश्चन में नीचे उसने क्लियरली हमें बता दिया कि किस बेसिस के ऊपर कमेंट करना है, मिसरिप्रेजेंटेशन की बेस पे। उसका मतलब ये मिसरिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन बन गया, फ्रॉड वाला नहीं बना। कह रहे अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिस्ट द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच शफीक मे नॉट बी एबल टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। बताइए वो कौन सी सिचुएशन है जिनमें शफीक कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं कर सकता। एक मिनट हरी, एक मिनट जी मेरे भाई, बताइए जरा कौन कौन सी है। 5 सिचुएशन थी, 4 बताइए, इनाम ले लीजिए जिनमें एग्रीमेंट वाइडेबल नहीं रहता। एग्रीड पार्टी कुड हैव डिस्कवर्ड, मेन कंसेप्ट बता, एग्जैक्ट वर्ड ना बताए क्योंकि याद तो नहीं किए होंगे, ताजा ताजा पढ़ा है ना, याद कंसेप्ट बता दीजिए क्या क्या थे। नहीं जी मेरे भाई जी, आप बताइए। अगर वो आइडेंटिफिकेशन के बाद भी बेनिफिट लेता रहे, शाबाश। एग्रीड पार्टी ने उस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे एक्ट ना किया हो, और सर उसने अगर उसको कहा उसने को इस्तेमाल ना किया हो, अगर उसने ऑर्डिनरी डिलीजेंस को यूज ना किया हो, और सर थर्ड पार्टी जो है सर उसको नहीं ऑन द बेसिस हो गया जी। थर्ड पार्टी को उसने बेनिफिट उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी हो। हाँ, थर्ड इनोसेंट पार्टी को अगर ट्रांसफर कर दिया जाए प्रॉपर्टी तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शाबाश वाइडेबल नहीं रहता। और लास्ट कौन से थे? हाँ, पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू ओरिजिनल पोजीशन, शाबाश। ये क्लियर हो गया क्या लिखना है? 5 पॉइंट्स थे 5 नंबर के साथ। आगे चलते हैं। 12 briefly discuss whether following agreements are caused by misrepresentation. Anwar sold a mine to Munawwar and told certain facts about the mine which were incorrect. Anwar believed them to be true. Anwar believed them to be true, यह है वर्ड जिससे हमें पता चल गया ये मिसरिप्रेजेंटेशन। लेटर मुनव्वर डिस्कवर्ड द रियल फैक्ट्स, बाद में मुनव्वर को असल फैक्ट्स का पता चला, तो ये क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अनवर के ख्याल में ये फैक्ट्स ट्रू थे। B. Azhar told Mazhar that the monthly sale of his business was ₹50 million before the contract was signed. अच्छा सॉरी, ये अच्छा इसमें ना थोड़ा आईकैप के एग्जांपल में भी पढ़ते मुझे लग रहा था उसने कोमा आगे पीछे कर दिए। इसको आपने किस तरीके से पढ़ना है? Azhar told Mazhar that the monthly sale of his business was ₹50 million, यहां पे फुल स्टॉप कर दें, ठीक है। Before the contract was signed, कोमा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले क्या हुआ? सेल was decreased to ₹35 million. ब्रीच ऑफ ड्यूटी, बताना चाहिए था ना, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। क्यों बता? क्योंकि पहले उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है, अगर अपडेटेड इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है उसको बताना चाहिए, नहीं किया तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अजहर डिड नॉट इन्फॉर्म अजहर अबाउट द डिग्रीज, मिसरिप्रेजेंटेशन है कि नहीं? बिल्कुल है। और इसमें किसमें एग्जांपल आती है ये? ब्रीच ऑफ ड्यूटी। सी द सेलर टोल्ड द बायर दैट द बाइक इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स बट देयर वाज ए बिल्ट इन डिफेक्ट इन इट। जी, मिसरिप्रेजेंटेशन है कि नहीं? अच्छा, अब इसने बताया नहीं हुआ सेलर को नॉलेज था कि नहीं था, ठीक है। तो हाँ जी, अगर उसको नॉलेज था तो फिर फ्रॉड, अगर नॉलेज नहीं था मिसरिप्रेजेंटेशन। और ये हमारी ये तीसरी एग्जांपल बनती है डेफिनेशन में, मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर। हाँ, दोनों केसेस लिख सकते हैं एग्जाम में। अगर इस तरह की केस क्वेश्चन आए तो दोनों केसेस लिख सकते हैं कि अगर उसको पता था तो ये फ्रॉड का केस होगा, नहीं पता था तो मिसरिप्रेजेंट। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने ऊपर चूंकि हमें कहा हुआ कि सिर्फ मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर कमेंट करें, तो इसीलिए हमने इसके सोल्यूशन में फ्रॉड के ऊपर कमेंट नहीं किया हुआ, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट में सिर्फ मिसरिप्रेजेंटेशन पूछा है। लेकिन अगर वो कहता है कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के अल्फाज यूज करता, फिर दोनों ऑप्शन बताते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें?
आगे चलें। Briefly discuss whether agreed party can rescind the contract in following cases. Azam sold a machine to Babar under misrepresentation that it is made in Germany. उसने कहा मेड इन, हालांकि मेड इन जर्मनी नहीं है, उसने खुद से कह दिया अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन। तो बताइए अग्रीड पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है? बिल्कुल वाइडेबल है। बी, अहमद सोल्ड वेट ऑफ सर्टेन क्वालिटी टू हसन अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन which Hassan and his family consumed. Later Hassan discovered the misrepresentation regarding quality of wheat. नहीं, क्यों? Parties cannot be restored to original position. शाबाश। Next, Ghaffar purchased a piece of land from Sharif, who is an engineer by profession. During the discussion prior to the purchase, Sharif had told Ghaffar that in his opinion the land would be able to support 2,500 mango trees. However, only 2,300 trees could have eventually be planted on the land. उसने 2,500 कहा था, लेकिन बाद में पता चला इसमें तो सिर्फ 2,300 की कैपेसिटी है। Under the provisions of contract to discuss whether Ghaffar can claim damages on the ground of fraud. क्यों? हाँ, इसमें जो सबसे अहम लफ्ज था ना जिसकी बेस पे केस ने डिसाइड करना है वो है ये इन हिज ओपिनियन। फैक्चुअल नहीं था, शाबाश। तो अगर स्टेटमेंट फैक्चुअल नहीं होता तो ना मिस रिप्रेजेंटेशन होता है ना फ्रॉड होता है। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड के लिए जरूरी है कि फैक्चुअल स्टेटमेंट दी जाए। अगर जजमेंट या ओपिनियन दिया जाए वो फिर मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है, डैमेजेस भी क्लेम नहीं हो सकते, इसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड नहीं, उसने सिर्फ ओपिनियन दिया था। चलिए अब कल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन जी, स्टार्ट करें। अच्छा, ये क्वेश्चन कौन सा था हमारा? अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्शन पे बेस कर रहा था। चलिए हाँ, ये जेहन में रखिएगा। हाँ, और आपको याद है कुछ रिलेशनशिप में लॉ प्रिज्यूम करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस को और कुछ रिलेशनशिप में प्रिज्यूम नहीं करता। ठीक है, जिनमें प्रिज्यूम नहीं किया जाता वहां पे पार्टी को साबित करना पड़ता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था। जिसमें प्रिज्यूम किया जाता है वहां पे एग्रीव्ड पार्टी को साबित करने की जरूरत नहीं है, दूसरी पार्टी को साबित करना पड़ता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। कैन आई रिस्पॉन्ड टू फॉलोइंग सिनेरियो अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हारून वाज एंगेज्ड टू बी मैरिड टू गजाला। अब देखिए कौन सा रिलेशनशिप है, तो इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है कि नहीं किया जाता? किया जाता है। सारे क्लास में सोया रहा, बोर, अब हंस रहा है। हारून वांटेड टू एस्टैब्लिश हिज ओन बिजनेस। हारून अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाह रहा था। And therefore he entered into a contract with Ghazala for providing him, और इसीलिए उसने गजाला के साथ एग्रीमेंट किया कि providing him all her jewelry, कि उसे उसकी सारी ज्वेलरी दे दे, and apartment by way of gift, गिफ्ट के तौर पे अपार्टमेंट दे दे और ज्वेलरी दे दे। एंड इन रिटर्न हारून एग्रीड टू गिव हर ए स्मॉल शेयर इन बिजनेस प्रॉफिट, और इन रिटर्न स्मॉल शेयर ऑफ बिजनेस प्रॉफिट देने के लिए तैयार हुआ। आफ्टर सम टाइम गजाला फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट हारून रिक्वेस्टिंग फॉर सेटिंग एसेट। सेट साइड का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देना, रिसेंड कर देना कॉन्ट्रैक्ट को। रिक्वेस्टिंग फॉर सेटिंग साइड द गिफ्ट डीड, यानी वो जो एग्रीमेंट है गिफ्ट डीड, एज इट वाज नॉट मेड विद हर फ्री विल। अब बताइए कोई भी एग्रीमेंट हो, गिफ्ट डीड हो या कोई भी एग्रीमेंट हो, क्या अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वाइडेबल है? बिल्कुल वाइडेबल है। डिस्कस वेदर गजाला वुड सक्सीड इन हर कंटेंशन। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? नेचर ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर कमेंट करना है कि ये फैंसी एंड फैंसी रिलेशनशिप है, इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा। ठीक है, और ये एग्रीमेंट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ गजाला। हाँ, लेकिन आगे फर्दर भी कमेंट करें। हाँ, अगर हारून ये साबित कर दे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था तो फिर ये एग्रीमेंट वैलिड है। चलिए इसमें कोई इशू तो नहीं। चलिए आज फ्राइडे है तो आपको पता है फ्राइडे को हमारे लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी कम होती है, इसीलिए मैंने इंटेंशनली आज सिर्फ मिस रिप्रेजेंटेशन को कवर किया, वरना फ्रॉड भी इंक्लूड करते तो लेक्चर की ड्यूरेशन ज्यादा हो जाती, ओवर हो जाता। चलिए बहरहाल आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।